गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ इंजीनियरिंग मास्टर्स। हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जितने भी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के विजिबल एलिमेंट्स हैं वो, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वेरियस एलिमेंट्स जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में होंगे। मतलब पहला मैंने आपको बताया था जो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट ऑफ रोड, जो कि मैंने आपको पूरा एक डायग्राम के साथ समझा दिया था, ठीक है। नाउ सेकेंड एलिमेंट इज सेकेंड कंपोनेंट आप बोल सकते हो, वो है साइड डिस्टेंस। तो हाईवे इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक, दैट इज साइड डिस्टेंस, ठीक है। अब साइड डिस्टेंस आईआरसी के अकॉर्डिंग बहुत सारी है, ठीक है। हमारे उसमें साइड डिस्टेंस होती है, सबसे पहले होती है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। ये सबसे पहले होती है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, उसके बाद होती है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद होती है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद होती है सॉरी हेडलाइट साइड डिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होती है? सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाती हूँ कि साइड डिस्टेंस क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो जब भी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी रोड को किसी रोड पे खड़ी हूँ मैं, ठीक है। तो उस रोड पे अगर मैं खड़ी हूँ तो कितना लेंथ मुझे विजिबल है, ठीक है, वो मैं देखूंगी कि हाँ भाई मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, अब मुझे रोड की कितनी लेंथ विजिबल है, तो वो मैंने देख ली, ठीक है। तो साइड डिस्टेंस में क्या होता है कि वो मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, या वो मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कौन सी साइड डिस्टेंस है वो देखेंगे। वो डिस्टेंस जो सफिशिएंट हो किसके लिए, या तो फिर ओवरटेकिंग के लिए या फिर स्टॉपिंग के लिए, ठीक है, किसका, व्हीकल का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रोड है, मैं अपनी कार में हूँ, तो मैं अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो रोड ऐसे डिज़ाइन होती है कि अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़ी हूँ, ठीक है, तो उसके आगे जितना भी लेंथ होगा, ठीक है, वो सफिशिएंट होनी चाहिए, जितनी विजिबल लेंथ है मुझे, ठीक है, वो सफिशिएंट होनी चाहिए मुझे या तो फिर अपनी कार स्टॉप करने के लिए और या तो फिर मुझे दूसरी कार को ओवरटेक करने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो एलिमेंट हो जाता है हाईवे डिज़ाइनिंग में। समझ आ रही है बात, ठीक है। हाईवे डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है वो क्या होता है, ठीक है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या है? अब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वो मिनिमम डिस्टेंस है, मैंने कहा था ना कि अगर किसी भी हाईवे में मैं खड़ी हूँ कार लेके, तो मुझे एक मिनिमम डिस्टेंस चाहिए जहाँ पे मैं अपनी कार स्टॉप कर सकूँ, जितना मुझे यूज़ हो अपनी कार को स्टॉप करने के लिए, ठीक है। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वो होता है। समझ आ रही है बात? अब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बाद आता है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। तो अगर मैं आपको अभी बिल्कुल मोटा मोटा बता दूँ, ठीक है, मोटा मोटा बता दूँ, तो सबसे पहले आता है SSD स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। फिर उसका आता है इंटरमीडिएट डिस्टेंस, उसके बाद आता है OSD ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, और उसके बाद आता है हेडलाइट साइड डिस्टेंस, ठीक है। तो ये चार चीज़ें थोड़ा साइड डिस्टेंस के अंदर आती हैं, उनमें से भी ये दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। वैसे तो सारे इम्पॉर्टेंट हैं, बट ये दो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी और इनकी कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगी जो आपको बस याद करनी है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। समझ आ रही बात, ठीक है। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम क्या होती है, मिनिमम डिस्टेंस किसी भी व्हीकल को स्टॉप करने के लिए जो हमें चाहिए किसी भी हाईवे में। तो हाईवे ऐसे डिज़ाइन होता है कि जब भी कहीं भी किसी भी पॉइंट पर अगर कोई भी कार अगर वो स्टॉप होना चाहे, ठीक है, तो उसको ना एक मिनिमम डिस्टेंस मिलनी चाहिए कार स्टॉप करने के लिए। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। उसके बाद है इंटरमीडिएट डिस्टेंस। अब इंटरमीडिएट डिस्टेंस क्या होती है? ये वो डिस्टेंस होती है
जब हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करते तो हम इंटरमीडिएट डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, और उसकी वैल्यू होती है ट्वाइस ऑफ SSD। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये लोग ये चीज़ ये देख लो कि इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, वो भी तब जब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब ये तभी प्रोवाइड होता है इंटरमीडिएट डिस्टेंस जब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस नहीं है, हम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसकी वैल्यू होती है 2 इंटू, इसकी वैल्यू क्या है 2 इंटू SSD। समझ आ रही बात? ओके नाउ, और उसके बाद आती है OSD, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, बिल्कुल सिंपल टर्म में समझा दूँ अभी, कि मुझे अगर किसी व्हीकल को ओवरटेक करना है तो किसी भी पॉइंट पे ओवरटेक करना है तो मेरे पास एक मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए कि मैं उस दूसरे व्हीकल को ओवरटेक करूं, तो उसमें कितना डिस्टेंस मेरे को चाहिए, तो वो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होती है। आई विल टेल यू आफ्टर दिस टॉपिक। ठीक है, उसके बाद है हेडलाइट डिस्टेंस। हेडलाइट डिस्टेंस क्या होती है? हेडलाइट डिस्टेंस वो डिस्टेंस होती है जब भी अगर रात को ड्राइवर अगर व्हीकल चला रहा है तो वो डिस्टेंस, जब वो हेडलाइट, अगर हेडलाइट पता है ना क्या होती है, कार के आगे लगी होगी, तो अगर हेडलाइट जली हुई है तो हेड जो ड्राइवर है वो कितने दूर तक देख सकता है, वो डिस्टेंस हेडलाइट डिस्टेंस होती है। गेटिंग माई पॉइंट? अभी तो मैंने आपको बिल्कुल नॉर्मल थोड़ा थोड़ा बता दिया। अब मैं सबसे पहले आपको जो बताऊंगी दैट इज, वो बताऊंगी ओ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक रहा है जो एग्जाम वगैरह मतलब सेटअप करते हैं उनके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता क्या है। मैंने अभी आपको बताया था कि मिनिमम डिस्टेंस क्या जो हमें व्हीकल स्टॉप करने के लिए हो। ठीक है, अब मैं आपको बिल्कुल, इसके दो केसेस होते हैं, एक जब सरफेस फ्लैट है, दूसरा जब थोड़ा ग्रेडियंट प्रोवाइड करी हो, जैसे n% की ग्रेडियंट मतलब थोड़ा स्लोप प्रोवाइड कर दिया, टिल्ट कर दिया सरफेस को। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक, पहला हम स्टार्ट करेंगे आज केस 1, दैट इज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस व्हेन द सरफेस इज फ्लैट। ठीक है, ये ना अब अच्छे से सुनना, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को, मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है अगर अच्छे से सुना तो। ठीक है, आवाज़ चेक कर लूँ मैं। ओके, तो अब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में क्या होता है, अब देखो, पहले एक व्हीकल थी यहाँ पे, बहुत ही अच्छे से समझा रही हूँ, अच्छे से सुनना मेरी बात। एक व्हीकल है, ठीक है, आप यहाँ बैठे हैं इस व्हीकल में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपने बोला कि यार चलाते चलाते आपके दिमाग में आया कि भैया अब मुझे क्या करना है, मुझे ब्रेक मारना है क्योंकि मुझे एक डिस्टेंस पे अपनी कार रोकनी है। गेटिंग? मुझे अपनी कार रोकनी है, तो मैं क्या करूँगी कि मतलब नहीं सॉरी, आप क्या करोगे, जो मैं थोड़ी ना कार चला रही हूँ, चला तो आप रहे हो ना, तो इसमें क्या होगा कि जो भी इंसान यहाँ बैठा होगा वो तो ये सोचेगा ना कि अब चलो मुझे अब ब्रेक मारने हैं, जब तक वो रिएक्ट करेगा तब तक वो यहाँ पहुँच जाएगा, है ना। जब तक वो सोच रहा होगा और रिएक्ट करेगा तब तक कार तो चल रही है, कार उसने अभी ब्रेक नहीं मारा। ठीक है, मैं यहाँ कार के अंदर हूँ, आप चला रहे हो कार, आपने बोला, मैंने आपको बोला कि प्लीज़ कार रोक दो, मैंने आपको बोला कि मुझे यहाँ पे उतरना है, मुझे कार रोक दो, या फिर आप कार वहाँ पे स्टॉप कर दो। ठीक है, तो आपने क्या करा, आपने सुना और रिएक्ट करने में जितना टाइम लगाया उतने में तो व्हीकल यहाँ पहुँच गई, है ना। उसके बाद यहाँ पे आपने ब्रेक लगाया, ठीक है, और जब ब्रेक लगाया तो यहाँ, अब एकदम ब्रेक लगा के एकदम कार तो नहीं रुकती ना, कोई भी हो थोड़ा टाइम तो लगता है ब्रेक लगाने में। ब्रेक में आप पैर ऐसे करोगे, ठीक है, ब्रेक लगेगा, तो वो जो सेकंड्स होते हैं ना, थोड़ा सा छोटे से सेकंड्स, उसमें आप यहाँ पहुँच गए, इतने डिस्टेंस पे पहुँच गए, ठीक है, और कार स्टॉप हो गई। समझ आ रही मेरी बात, क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। ये तीन चीज़ें हैं। पहला,
आपने बोला कि चलो, मैंने आपको बोला कार दो जरा, आपने बोला ठीक है, जब तक आप रिएक्ट करने वाले थे उतने में आपने ये डिस्टेंस कवर कप कर दिया, है ना। और विद द स्पीड ऑफ v, वो भी v स्पीड के साथ, इस समय तो आपकी स्पीड v थी ना, v स्पीड के साथ आप थे, कुछ v मानिए, ठीक है, v स्पीड के लिए साथ थे, आप यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ तक आपने यहाँ पे रिएक्ट करा। अब यहाँ पे रिएक्ट करा मतलब यहाँ पे आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक अप्लाइड, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करे तो कहीं जाके आप यहाँ रुके, और रुके मतलब v की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 0। समझ आ रही बात? ये चीज़ ना बहुत अच्छे से समझना मेरी, ये बहुत अच्छे से समझ आएगी आपको ये चीज़ कि मैंने यहाँ पे v वेलोसिटी से मैं चल रही थी, मेरी स्पीड v थी, ठीक है, उस स्पीड से मैं चल रही थी। मैंने बोला आपने ब्रेक लगाने का सोचा, जितने में आपने रिएक्ट करा उतने में व्हीकल यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है। उस समय v वैल्यू थी v, ठीक है, स्पीड v थी। उसके बाद आपने यहाँ पे कहीं जाके ब्रेक अप्लाई करे, और ब्रेक अप्लाई करके यहाँ पे एकदम, यहाँ पे तो गाड़ी रुकेगी नहीं, थोड़ा सा आगे जाके व्हीकल यहाँ पे रुके। अब ये मत सोचना कि इनके बीच में बहुत ज़्यादा वो होगा, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ब्रेक लगाया कि नहीं तो ब्रेक यहाँ ट्रेन थोड़ी ना है कि ब्रेक यहाँ लगाया आगे जाके रुकी, नहीं। ब्रेक फिर भी मैं सेकेंड्स की बात कर रही हूँ, बहुत ही सेकेंड में होता है ये काम, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टेंस तो कवर अप करेगा ही, यहाँ एकदम ब्रेक लगा के एकदम वहीं पे तो नहीं रुकती ना कोई भी व्हीकल, है ना। तो ये जाके यहाँ रुक गई, ठीक है। अब मैं जो ये वाली डिस्टेंस होती है ना, इसको कहते हैं लैग डिस्टेंस, ठीक है, इसको क्या कहते हैं लैग डिस्टेंस। और जो ये वाली डिस्टेंस होती है इसको कहते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। लैग डिस्टेंस वो डिस्टेंस होती है जहां पे हमने रिएक्ट करा, ठीक है, जहां पे रिएक्शन हुआ, जहां पे किसी रिएक्शन टाइम पे आपने रिएक्शन टाइम पे रिएक्ट करा, ठीक है। तो ये लैग डिस्टेंस है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, जो ये v है ये मीटर पर सेकेंड में होगा, है ना। और मैंने कितना टाइम लगाया इसे यहाँ से यहाँ तक रिएक्ट करने में, जो कि वो रिएक्शन टाइम होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ रिएक्शन करंट TR है, तो अगर मैंने कोई TR वो लगाया रिएक्शन टाइम, ठीक है, तो वो मेरा क्या हो गया, वो मेरा लैग डिस्टेंस हो गया v। तो ये क्या हो गया लैग डिस्टेंस v इंटू TR, तभी तो डिस्टेंस मिलेगी। अगर ऐसा देखा जाए तो ये मीटर पर सेकंड होता है, पर सेकंड को हटाने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, तो डिस्टेंस मिलेगी। ऐसा जानने के लिए ऐसा जान लो। बाकी मैं आपको बता ही रही हूँ कि यहाँ पे v वेलोसिटी से चला था और टाइम t पे हमने रिएक्ट करा, तो v इंटू TR हो गया आपका लैग डिस्टेंस, ठीक। और ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है, अब ब्रेकिंग डिस्टेंस का वो फंडा बताती हूँ आपको। अब ब्रेकिंग डिस्टेंस में क्या होता है, ये तो पता चल गया लैग डिस्टेंस क्या होता है ना। तो अब ब्रेकिंग डिस्टेंस का मैं फंडा बताती हूँ कि जब भी, जैसे कहाँ पे बताऊँ, ये कवर अप हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ पता चल गई। ब्रेकिंग डिस्टेंस में क्या होता है कि जैसे कोई ये है, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, लग रहा होगा, ठीक है, और यहाँ जो इसके अलॉन्ग लगेगा फोर्स, हम ये निकालेंगे फोर्स, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये डेरिवेशन है, ये वैसे तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता, मतलब इसका एंड रिजल्ट इम्पोर्टेंट है ना। तो लेकिन मुझे आप लोगों को इसलिए बताना है कि ताकि आपको पता तो चले कि आया कैसे, है ना। और कई बार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में, जो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशंस होते हैं, उसमें पता चल जाता है कि उसमें ये सारी चीज़ें पता चलती है। तो उस ब्रेकिंग ये बता रही थी ना मैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है एक, है ना, और फिर फोर्स लगेगी कुछ, तभी तो ये ऐसे मूव कर रहा होगा। अभी तो चलो स्टॉप हो गया,
इस पे नहीं बताती हूँ, इस पे बताती हूँ, क्योंकि ये तो स्टॉप हो गया, ये तो वी वेलोसिटी, ये तो स्टॉप्ड व्हीकल है। इसकी बात कर रही हूँ। अगर मैं इसको जूम करके देखूँ, ठीक है, इसको जूम करके देखूँ तो ये होगा कुछ ऐसा, है ना, ये जूम्ड वर्जन है इसका, ठीक है। अब देखो मेरी बात ढंग से सुनना, जो ये है इस पे कोई रिएक्शन लग रही होगी ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे, है ना, और एक यहाँ फोर्स लग रही है, तभी तो ये मूव कर रहा है, तभी तो ये मूव करेगा, ठीक है। पर वो फोर्स जो होती है वो म्यू टाइम्स ऑफ रिएक्शन जो है एन, वो होती है। क्यों? ऐसे क्यों नहीं हुआ कि जो एन यहाँ लग रहा है वो भी यहाँ लगे, यहाँ भी लगे, यहाँ भी लगे, यहाँ भी लगे? क्यों? क्योंकि इस साइड तो मूव तो ऐसे कर रहा है ना, मूव तो ऐसे कर रहा है, लेकिन ऊपर की साइड मूव नहीं कर रहा, ऊपर सिर्फ रिएक्शन लग रही है। इस साइड एक और चीज लग रही है, दैट इज व्हाट? फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन लगेगा ना टायर्स में, समझ आ रही मेरी बात ढंग से? तो जब ये फ्रिक्शन लगेगा तो म्यू एक कंपाउंड, मैंने आपको बताया था ना, फ्रिक्शन, लेटरल फ्रिक्शन एंड लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन बताई थी चीजें, तो वही उसी टाइप का, मतलब म्यू जो है, म्यू डिनोट करता है फ्रिक्शन को, ठीक है। म्यू का मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू, ठीक है, म्यू मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू। तो समझ आ रहा है म्यू क्या हो गया? फ्रिक्शन का वैल्यू, ठीक है। तो वो भी लग रही है इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये हो गया फोर्स इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एन, होगा तो एन भी होगा, लेकिन अगर इसमें, अगर ये एन ही होता ना, अगर इसमें टायर्स नहीं होते तो यहाँ भी एन लग रहा होता कोई, यहाँ भी एन लग रहा होता, यहाँ भी एन, यहाँ भी एन, लेकिन क्या हुआ, इधर टायर्स भी आ गए, तो उससे मल्टीप्लाई हो गया म्यू, है ना। तो ये हो गई फोर्स इस साइड। अब ये मुझे मिटाना पड़ेगा, वरना मैं कहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे बता दूँ क्या? हाँ, यहाँ पे मैं ये चीज़ यहाँ बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ बता रही हूँ ये चीज़। तो जैसे ये हो गया, ये बोला था ना हमने कि ब्रेकिंग, यहाँ पे ब्रेक लगा, ब्रेक अप्लाइड, लगा लिख रही थी मैं तो यहाँ पे ब्रेक अप्लाइड हुए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने बताया ये एन है, तो ये कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एन, म्यू मैंने कहा था फ्रिक्शन वाला कंपोनेंट आएगा। अब फोर्स इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एन, ठीक है। ये एन क्या होता है, mg होगा, एन mg, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट है ना। समझ आ रही मेरी बात, क्या बोलना चाह रही हूँ? जो m होगा, n होगा, वो mg होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं होगा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ऑब्वियसली ग्रेविटी के अगेंस्ट है ना, तो वो mg होगा। लेकिन इधर जब इधर जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन लग रही है, अभी तो एक्सेलरेट कर रही है बॉडी, तो ये हो जाएगा आपका n की वैल्यू हो जाएगी m इंटू जी, और f की वैल्यू हो जाएगी m इंटू ए। समझ आ रही बात क्या बोल रही हूँ? ठीक है, दिख रहा है ना, ये m इंटू जी हो जाएगा और ये हो जाएगा m इंटू ए। ना f इज इक्वल टू m इंटू ए इज इक्वल टू म्यू इंटू m इंटू जी। ये समझ आया कहाँ से है? m a तो मैंने बोला था फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ चल रहा है, इधर साइड चल रहा है, वेलोसिटी लग रही है, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। और बाकी ये ऊपर जा रही, ये इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो mg हो गया। अब देखो मास तो कैंसिल हो गए, है ना, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई फाइनली में, फाइनल एक्सेलरेशन वैल्यू क्या आई, a इज इक्वल टू म्यू इंटू जी, ठीक है। अब याद रखना ये एक्सेलरेशन है, लेकिन जब भी हम निकालेंगे क्या, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो हम रिटार्डेशन देखते हैं, रिटार्डेशन ही हुआ क्योंकि हमें इस साइड नहीं, हमें इस साइड देखना है, तभी तो हम पता चलेगा कि सॉरी, तभी तो पता चलेगा ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, कि कितना इधर फोर्स लगा,
ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि हम डीएसेलरेशन देखते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू जी, क्योंकि हमें इधर नहीं, उसकी वजह से इधर जो फोर्स लग रही है ये देखनी है, तो ये इक्वल एंड अपोजिट होगी, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज, तो इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस म्यू जी। गेटिंग माई पॉइंट, तो इसीलिए ए की वैल्यू हो गई माइनस म्यू जी। अब ये तो पता चल गया। अब आपने सुना होगा, ये मैं दोबारा बना लूंगी, कोई नहीं, अभी मैं सिर्फ आपको जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है उसके बारे में बता दूं, ठीक है। तो जो आपका जो ये आई थी वैल्यू, दैट इज ए इज इक्वल टू माइनस म्यू जी, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, उसके बाद देखो जो वाली इक्वेशन होती है ना फिजिक्स में, आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ी होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, फिजिक्स में थी ना ये इक्वेशन। तो हमें उसी से हमें वैल्यू निकालनी है, हमें उसी से s की वैल्यू, अब देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और दूसरा क्या होता है, s इज इक्वल टू हाफ, नहीं, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, ये इक्वेशन 1 2 3 ये होती थी ना। लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, s चाहिए, हमें t तो देखो ब्रेकिंग का तो नहीं पता, लैग डिस्टेंस में मैंने बताया था कि रिएक्शन टाइम होता है ना, लेकिन ब्रेकिंग डिस्टेंस में टाइम का तो नहीं पता कुछ, अभी मैंने आपको टाइम का बताया ही नहीं, सिर्फ एक्सेलरेशन बताया है ना। तो ये चीज़ कहाँ है, एक्सेलरेशन इसमें है और इसमें s भी है, ठीक है, और हमें v और u की वैल्यू भी पता है। अब बताऊँ कैसे पता है, बताती हूँ अभी, ठीक है। तो हम करेंगे ये वाली इक्वेशन यूज, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। समझ आ रही बात। अब मैं बिल्कुल ढंग से एक चीज़ बता दूं कि जो हमने अभी फिर से मैं आपको एक वाला डायग्राम दिखाऊंगी कि उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो ये हो गया ना यार, जो ये था मैंने बताया 3 व्हीकल थी, यहाँ पे वेलोसिटी v, यहाँ पे वेलोसिटी, ये स्टॉप हो गई तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये वैल्यू थी v इंटू टी आर, है ना। तो ये वैल्यू हमें निकालनी है, और ये कैसे निकालेंगे हम, मैंने कहा था उस इक्वेशन से v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो v होती है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है बताना जरा, फाइनली क्या हो गया, व्हीकल तो स्टॉप हुई, ठीक है, तो फाइनली स्टॉप हुई तो v की वैल्यू हो गई आपकी 0, गेटिंग। और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, मैंने कहा था ना v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहाँ पे ब्रेक अप्लाई हुए, ठीक है, तो ये हो गई आपकी v का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू, और आपको पता है a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले निकालते हैं, दैट इज माइनस म्यू जी, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये वैल्यू ये 0 थी, अब ये माइनस म्यू जी, ये हो गई आपकी 0 इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस म्यू 2 वी स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस म्यू जी इंटू एस। हमें इन दी एंड क्या चाहिए, s की वैल्यू, s ही तो होता है डिस्टेंस, तो s अगर हम इस पूरे टर्म को इधर ला दें तो ये हो जाएगा 2 म्यू जी s इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से s चाहिए तो ये वाली टर्म यहाँ लेके चले जाओ, तो s क्या हो गया, वी स्क्वायर अपॉन 2g म्यू। तो ये हो गई आपकी ब्रेकिंग डिस्टेंस। अगर किसी को सिर्फ आम खाने हैं, मैं बोल रही हूँ, अगर किसी को सिर्फ आम खाने हैं तो वो तो यही याद रख ले, ये और ये, जिसको सिर्फ आम खाने हैं वो तो ये याद रख ले, क्योंकि इन दी एंड यही 2 वैल्यू है जो इम्पोर्टेंट है। ये हो गई आपकी v इंटू टी आर लैग डिस्टेंस, जो कि ये वाली वैल्यू हो गई, ये लैग डिस्टेंस है, और ये वाली वैल्यू हो गई ये होती है ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो जिसको आम खाने हैं वो एंड रिजल्ट याद रखें, और जिसको थोड़ा गुटलियों में भी मन है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको गुटलियाँ भी पसंद होती है, ठीक है सब, तो वो लोग पूरा डेरिवेशन ध्यान में रखिए। तो इन दोनों का ऑब्वियसली ब्रेकिंग साइड डिस्टेंस क्या हो गया, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेक, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस। समझ आ गई मेरी बात। तो इस डेरिवेशन से हमें मिलता है
साइड डिस्टेंस, अब मैं पूरा जो एंड रिजल्ट बता रही हूँ आपको वो ये है कि जो साइड डिस्टेंस होता है दैट इज SSD, वो होता है लैग डिस्टेंस, ठीक है, प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। और इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली, क्या निकाली, इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी दैट इज V इंटू TR, और इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी दैट इज V² अपॉन 2G म्यू। समझ आ रही है मेरी बात? और इन दोनों का सम ये होता है SSD। और यहाँ अकॉर्डिंग टू IRC, फिर से IRC ने हमारी हेल्प कर दी, TR की वैल्यू हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, ठीक है। TR की वैल्यू होती है 2.5। अब वो डिपेंड करता है, कई बार क्वेश्चन में IRC ने तो 2.5 रिकमेंड करी है, 2.5 सेकेंड, लेकिन अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, कई बार TR की वैल्यू वो अपने से दे देते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा ये गया है, सीधा पूछा है SSD, कोई TR की वैल्यू नहीं दी तो आप IRC के अकॉर्डिंग लिखेंगे। लेकिन अगर नहीं दे रखी है, मतलब सॉरी दे रखी है कि 2 है, तो आप कई बार दे रखिए 2, तो आप 2 लेके करोगे। समझ आ रहा है? तो हमेशा ना क्वेश्चन एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना होता है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। हमें जो आता है हमें वो नहीं बताना है, हमें ये देखना है कि सामने वाला चाहता क्या है हमसे, क्या चाहता है वो, कौन सा आंसर चाहता है हमसे। समझ आ रही बात? तो वो है 2, V तो हमें पता है वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी है स्पीड, ठीक है, V हो गई स्पीड, TR हो गया मेरा रिएक्शन टाइम, ठीक है, जो कि IRC ने रिकमेंड करी है 2.5 सेकेंड, ये भी फिर से स्पीड, ठीक है, और ये हो गई आपकी ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज 9.8 जो भी, या 10 जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो, नहीं दे रखा हो तो 9.81 ही लेना, ठीक है। और ये म्यू हो गया आपका फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू भी आपको दे रखी होगी। समझ आ रही है मेरी बात? ये होता है आपका SSD, लेकिन तब जब क्या है, फ्लैट सरफेस है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि ये कब है, जब है फ्लैट सरफेस। समझ आ रही मेरी बात? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कह रही हूँ बार बार। कई बार वो सिर्फ लैग डिस्टेंस पूछ लेते हैं, वो दे देते हैं रिएक्शन टाइम और बोलते हैं कि कितने उस पर उसने ब्रेक मारा, कितने डिस्टेंस पे उसने ब्रेक अप्लाई करा, कितने डिस्टेंस पे उसने रिएक्ट करा, सॉरी, ठीक है। तो रिएक्ट करने का टाइम हो गया V इंटू TR, कितने डिस्टेंस पे उसने ब्रेक मारा और व्हीकल स्टॉप हुई, कितने डिस्टेंस पे वो ब्रेक मार के स्टॉप हुई, तो दैट इज ब्रेकिंग डिस्टेंस, जो कि V² अपॉन 2G म्यू होता है। समझ आ रही मेरी बात? और एक और बात याद रखना, जो V है वो होती है किलोमीटर पर आवर में। अब आप देख लेना, क्योंकि ये तो सेकंड में है TR, तो आपको सेकंड में कन्वर्ट करने, मीटर 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं ना मीटर पर सेकंड में करने के लिए, या फिर 0.278 से मल्टीप्लाई कर लो V को, तो भी मीटर पर सेकंड में हो जाता है। तो दो चीज़ है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए या तो फिर 5/18 से डिवाइड कर लो, या फिर 0.278 से V से मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है। क्या दिक्कत है, मर्जी है, ऑप्शन आपके पास है, ये चीज़ कर लेना। समझ आ रही है साइड डिस्टेंस? अब ये साइड डिस्टेंस तब की है जब क्या हो, फ्लैट सरफेस हो, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा ग्रेडियंट प्रोवाइड कर दें, अब हमने बोला नहीं नहीं मज़ा नहीं आ रहा है यार फ्लैट सरफेस का, तो क्या मज़ा, उन्होंने और डिफ़िकल्ट चीज़ें डालेंगे ना, हम और डिफ़िकल्ट करेंगे बच्चों के लिए एग्ज़ाम में। तो डिफ़िकल्ट तो वैसे कुछ नहीं है, एंड में रिजल्ट भी पता चल जाएगा। तो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा फिर से डेरिवेशन बताऊंगी, लेकिन मैंने क्या बोला था लास्ट में, एंड रिजल्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। लेकिन कई बार डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्वेश्चन या डेरिवेशन के लिए आ जाता है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। और आप लोगों को मतलब ये भी पता होना चाहिए ना आया कहाँ से, है ना। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। नाउ साइड डिस्टेंस व्हेन n% अब ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड। अब मेरी बात याद रखना कि अब ग्रेडियंट प्रोवाइड करा है, अप ग्रेडियंट, कई बार डाउन ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं, तो इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको अप ग्रेडियंट का बताऊंगी ना, तो समझ आ जाएगा डाउन ग्रेडियंट का भी, ठीक है। तो अप ग्रेडियंट का मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बताऊंगी। अब अगर अप ग्रेडियंट है तो कैसा होगा, थोड़ा टिल्टेड होगा सरफेस। अगर मैं बोलूँ ये थीटा पे टिल्ट हो रखा है, ठीक है, और ये चल रही है आपकी व्हीकल,
ऐसे। तो देखो याद रखना हमेशा कि लैग डिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा। लैग डिस्टेंस तो सिर्फ v इंटू टी आर होता था ना, क्योंकि वो रिएक्शन टाइम पे डिपेंड करता है। तो लैग डिस्टेंस में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लैग डिस्टेंस वही रहेगी v इंटू टी आर। फ़र्क कहाँ पड़ेगा? फ़र्क वहाँ पे पड़ेगा जहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालनी है, दैट इज़ ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, ब्रेकिंग डिस्टेंस में फ़र्क पड़ेगा ग्रेडियंट का। कैसे पड़ेगा ये बताती हूँ। ये हो गया आपका, मैंने कहा था फिर से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, एक फोर्स यहाँ लगेगी, लेकिन ठीक है वो फोर्स होती है म्यू इंटू एन, है ना। लेकिन अब ये टिल्ट है तो हम इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे, है ना। ये ऐसे उन्होंने बता दी है फोर्स। अगर जो n है, इस n का हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो n का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया आपका? अगर मैं इसको पूरा लिखूं तो mg cos थीटा, ठीक है, और ये निकल गया आपका वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज mg sin थीटा। ठीक है, वैसे ही फोर्स का होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हमें तो फोर्स का ऊपर वाले कंपोनेंट से क्या मतलब, हमें उसका ये वाले कंपोनेंट से मतलब है। समझ सॉरी एक मिनट तो समझ आ रही है मेरी बात, क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? ये थोड़ा सा ध्यान देके सुनना, क्योंकि इस चीज़ में ना मुझे लगता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या बताया मैंने? इसमें मैंने आपको बताया कि फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है और एक लग रही है आपकी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, और हमने निकाली थी फोर्स से, है ना, फोर्स से निकाली थी हमने। उसके बाद अगर हम देखें तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखेंगे। ठीक है, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आ जाएगा आपका mg cos थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आ जाएगा mg sin थीटा। समझ आ रही बात? ये वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा mg cos, क्योंकि यहाँ पे होगा ना थीटा। मतलब कैसे बताऊँ, इस अगर आप ये चीज़ मान के चलो, एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा ढंग से बताती हूँ तभी समझ आएगी। ये वाली चीज़ ऐसे हो जाएगी अगर आप ऐसे देखो तो, ठीक है, तो ये हो जाएगी mg, ये, लेकिन ऐसे में नहीं देखना पड़ेगा हमें, तो ऐसे ही लगाना पड़ेगा क्योंकि वेहिकल तो ऐसे है ना, वेहिकल तो ऐसे है। तो इसीलिए आप देखो, ढंग से सुनना मेरी बात, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मतलब एंड रिजल्ट आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हलवा है। ठीक है, तो mg जो mg cos थीटा होता है वो तो होता है कौन सा, हॉरिजॉन्टल, वो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा क्योंकि थीटा तो यहाँ है ना, समझ रहे हो। अगर इसको ऐसे भी देख लो, निकालना तो हमें इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में हमें तो इस डायरेक्शन में निकालना होता है क्योंकि ब्रेकिंग डिस्टेंस वही है। इसके ऑपोजिट मतलब हम निकालते हैं डीएसेलरेशन पे, है ना, तो इसीलिए डायग्राम ऐसे बनाया है मैंने। ठीक है, तो ऐसे में अगर थीटा यहाँ पे है तो आप क्या बोलोगे, म्यू जी, क्या म्यू जी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा म्यू जी साइन थीटा, है ना, म्यू जी या ए जो भी है। ठीक है, ये हो गया। और जो ये होता है इस नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा आपका म्यू जी mg cos थीटा। लेकिन मैंने क्या बोला था, n जो होता है वो क्या होता है, f जो होता है वो क्या होता है, म्यू टाइम्स ऑफ n। क्यों? क्योंकि म्यू टाइम्स ऑफ n क्यों होता है, क्यों? क्योंकि उसमें आता है फ्रिक्शनल कंपोनेंट, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, फ्रिक्शन लगेगा ना, इसलिए म्यू भी आएगा। समझ आ रही बात? तो ये जो f इज इक्वल टू म्यू n है, वो अब n की वैल्यू तो हमें पता है mg cos थीटा है। ठीक है, mg cos थीटा है m की वैल्यू, है ना, तो ये हो जाएगी mg म्यू मतलब इंटू म्यू, mg cos थीटा म्यू। समझ आ रही बात?
लेकिन अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी तो देखना है, ये भी तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये भी तो यही है ना, ये भी तो यही है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर मैं माइनस लगा दूँ तो ये भी माइनस लगा दूँ तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। वर्टिकल कंपोनेंट तो ये हो गया इनका। हमने ये टिल्टेड, ये तो पता है ना कि जब भी टिल्टेड होता है तो उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकलता है ना। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका n का म्यू जी हॉरिजॉन्टल साइन थीटा हो गया, वर्टिकल क्या हो गया आपका mg cos थीटा। अब इस वर्टिकल कंपोनेंट का ही तो फोर्स वाला कंपोनेंट निकलता है, दैट इज मल्टीप्लाई बाई म्यू, दैट इज mg cos थीटा इंटू म्यू। समझ आ रही है? ये हो गया आपका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलरेडी ये है, तो हमारा टोटल जो हो गई, टोटल डीएसेलरेशन फोर्स जो हो गई, डीएसेलरेशन फोर्स जो हो गई एंड में, वो क्या हो गई, mg साइन थीटा प्लस mg cos थीटा इंटू म्यू। समझ आ रही बात? mg cos थीटा इंटू म्यू, ठीक है, और mg साइन थीटा, ये हो गया आपका डिसेलरेटिंग फोर्स। और हमें पता है फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ आ रही बात? और एम कैंसिल है ना, 1 1 ये सारे कैंसिल हो गए, ठीक है, यहां से भी ये कैंसिल हो गया। तो ए की वैल्यू फाइनली क्या आई, इसको अगर हम पहले लिख लें, जी म्यू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा। समझ आ रही बात? एक्सेलरेशन की वैल्यू अब हमें आ गई ये। अब हमें फिर से वही वाली इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज, यहाँ दिख रहा है क्या ये वाला, हाँ ठीक है, तो दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, 2as। और a की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता चल चुकी है, दैट इज म्यू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा। लेकिन मैंने क्या बोला था, हम डीएसेलरेशन लिख तो डीएसेलरेशन रहे हैं, लेकिन यहाँ वैल्यू एक्सेलरेशन की है, तो डीएसेलरेशन कैसे होगा, जब हम यहाँ माइनस कंपोनेंट लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, तो माइनस इसके बाहर लगा दिया, तो ये हो गई म्यू जी कॉस थीटा प्लस म्यू प्लस जी साइन थीटा, है ना, ये हो गया। और ये वैल्यू हमें पता है 0 है, ये वैल्यू हमें पता है v स्क्वायर हो जाएगी, v है u की वैल्यू, u की वैल्यू v है तो वो v स्क्वायर हो जाएगी, है ना। तो ये इन दी एंड हम इस वाली टर्म को इधर लेके जाते हैं, दैट इज 2 इंटू म्यू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा, ठीक है, और इंटू s इज इक्वल टू v स्क्वायर। अब अगर मैं इस पूरी टर्म को s इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2 और g को कॉमन ला लो, g, ठीक है, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये कर दिया। अब देखो एक चीज, ये भी आ गया एक टर्म, लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था, स्टार्टिंग में बोला था ना कि n% वो प्रोवाइड कर रहे हैं अपग्रेडियंट, बोला था n% प्रोवाइड कर रहे हैं अपग्रेडियंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये एक चीज ध्यान से सुनना कि अगर आप ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे, ये तो एंड रिजल्ट ये तो निकल गया, ये दिख भी रहा है, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये निकल गया, लेकिन ये हम एंड रिजल्ट नहीं बोलेंगे इसका, क्यों, क्योंकि अभी n% ग्रेडियंट प्रोवाइड ही नहीं करी। n% ग्रेडियंट मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब उन्होंने हमें ऑलरेडी प्रोवाइड करी है कोई n% ग्रेडियंट, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ थीटा है तो ग्रेडियंट मतलब n% ग्रेडियंट मतलब क्या हो गया, n/100 होता है n% का मतलब, है ना। तो मतलब अगर मैं n नीचे आऊंगी तो मैं इधर कितना जाऊंगी 100, है ना। अगर मैं n नीचे आ रही हूं तो 100 इतना जाऊंगी। तो मैं इसका स्लोप अगर निकालूं tan थीटा तो वो क्या हो जाएगा n/100 परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज n/100, तो ये जाएगा 0.00n, सॉरी 0n, यही तो होगा 0.0n, ठीक है। ये वैल्यू हो गई tan थीटा की। अब इसमें आप tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज अगर मैं बोलूं थीटा इतना स्मॉल है ना, थीटा इज, क्योंकि देख लो tan थीटा की वैल्यू ये है, अब इसका tan इनवर्स निकालोगे तो बहुत कम आएगा, बहुत ज़्यादा कम, है ना।
0.01n बोल सकते हो या 0.n जो भी है बोलो, ठीक है। और थीटा की वैल्यू इतनी स्मॉल है कि थीटा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, सॉरी थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो अगर मैं बोलूँ कि कॉस थीटा, तो वो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उसकी वैल्यू 1 रख सकते हैं, उसको बिल्कुल 1 रख दिया। इतनी छोटी है थीटा की वैल्यू, और थीटा की छोटी से छोटी वैल्यू दैट इज 0 होती है, 0 पे 1 होता है ना, तो अगर मैं बोलूँ अगर बहुत छोटी वैल्यू 0 ही मान ली तो कॉस थीटा की वैल्यू जाएगी 1, है ना। तो अगर मैं बोलूँ, अगर मैं इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन दिख रही है, अगर मैं इस इक्वेशन में कॉस कॉमन ले लेती हूँ तो ये हो जाएगा 2g कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा म्यू प्लस टैन थीटा। ये समझ आया क्यों? ये समझ आया क्यों आया म्यू प्लस टैन थीटा क्यों आया? म्यू प्लस टैन थीटा, टैन थीटा क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ कॉस डिवाइड कर दिया, कॉस से डिवाइड कर दिया, और यहाँ मैंने कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो एक ही बात हो गई, कॉस थीटा में यहाँ आ गया, अगर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करा तो यहाँ डिवाइड डिवाइड ये कैंसिल हो गए, और ये हो गया टैन थीटा। तो ये वाली टर्म्स क्या हो जाएगी, यहाँ लिख दूँ मैं, अगर ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इधर लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी s इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है, कॉस थीटा इंटू म्यू प्लस टैन थीटा। और अभी हमने टैन थीटा की वैल्यू निकाली है, इसके थ्रू क्या निकली 0.0n, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01n, एक ही बात है ना, एक ही बात है, ये लिखो या ये लिखो। तो अर्थ कॉस थीटा की वैल्यू हमने 1 ले ली, तो कॉस थीटा तो हो गया 1, और इसकी वैल्यू हमारी क्या हो गई 0.01n, है ना। तो अब फाइनली जब भी जो साइड डिस्टेंस जो हमारी बनी, ये समझ आ गया कैसे हुआ। तो फाइनली अब जो हमारी साइड डिस्टेंस का जो पार्ट है ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है, तो वो ब्रेकिंग डिस्टेंस हमारा क्या बनेगा, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g ब्रैकेट में म्यू प्लस 0.01n, ठीक है। ये हो गया n की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन होगी, ग्रेडियंट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, म्यू की वैल्यू भी गिवन होगी, g की वैल्यू गिवन होगी, v और नहीं होगी गिवन तो 9.81 लोगे, v किलोमीटर पर आवर में गिवन होगा। तो यहाँ से आपका अप ग्रेडियंट का फॉर्मूला बन जाता है, और अगर डाउन ग्रेडियंट है तो सेम फॉर्मूला, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर डाउन ग्रेडियंट है, तो सेम हो जाएगा s इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g म्यू माइनस 0.01n, ये हो जाएगा डाउन ग्रेडियंट का फॉर्मूला। समझ आ रही है मेरी बात या नहीं समझ आ रही है? आ जानी चाहिए, वापस बैक करके मेरी वीडियो ज़रूर देखना, ये रिकॉर्डेड सेशन है वैसे भी। ये जो है अगर नहीं समझ आई तो ये हो गई अप ग्रेडियंट जब n% प्रोवाइड, ऑलरेडी n% गिवन है, अगर अप ग्रेडियंट बोला तो हो जाएगी ये, डाउन ग्रेडियंट बोला तो हो जाएगी ये, ठीक है। समझ आ रही बात? ठीक है। अब एक और चीज याद रखना कि इसमें ये तो ब्रेकिंग डिस्टेंस है, और इसमें ऐड हो जाता है v इंटू टी आर, दैट इज दोनों में ऐड होगा, इसमें भी वी टी आर, इसमें भी वी टी आर, v इंटू टी आर, ये मैंने बताया था ना लैग डिस्टेंस होती है, ये भी लैग डिस्टेंस। समझ आ रही बात? तो ये हो गया v इंटू टी आर, और हो गई बस दो चीज हमें पता चल गई, डाउन ग्रेडियंट अप ग्रेडियंट के लिए ये फॉर्मूला, डाउन ग्रेडियंट के लिए ये फॉर्मूला, अप ग्रेडियंट के लिए ये वाला फॉर्मूला। समझ आ रही बात? तो ये हो गया आपका साइड डिस्टेंस जब n% ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये चीज बिल्कुल ऐसे वो कर देनी है। अब मैंने आपको बोला ही है, अगर डेरिवेशन देखना है
तो वापस जाके दोबारा से मेरी बातें सुन के डेरिवेशन देख लो अगर नहीं समझ आया कि बारे में, वरना एंड रिजल्ट इज इम्पॉर्टेंट, एंड रिजल्ट इज इम्पॉर्टेंट, बार बार बोल रही हूँ, एंड रिजल्ट इज इम्पॉर्टेंट। जिसको आम खाने हैं वो ये सब देख लीजिए, और जिसको सिर्फ गुटलियाँ भी गिननी है तो वो क्वेश्चन वो भी देखना डेरिवेशन, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें SSD में आती है, दैट इज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब IRC ने कुछ रिकमेंडेशन दी SSD के लिए, ठीक है। अब वो रिकमेंडेशन क्या थी? वो ये थी कि जब भी अगर मैं बोलूं कि सिंगल लेन है, ठीक है, अगर मैं बोलूं सिंगल लेन 2-वे ट्रैफिक है, अगर ये कहीं आ गया, पहली रिकमेंडेशन है, अगर सिंगल लेन 2-वे ट्रैफिक कहीं आ गया तो आप लोग क्या करोगे? सिंगल लेन 2-वे ट्रैफिक, अगर ऐसा कहीं आ जाता है कि सिंगल लेन 2-वे ट्रैफिक है, भाई क्वेश्चन में ढंग से देखना, तो SSD को 2 × SSD कर देंगे हम, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आ रही बात? अगर क्या है सिंगल लेन 2-वे ट्रैफिक, ये IRC ने बोला है, IRC की पहली रिकमेंडेशन है कि अगर सिंगल लेन 2-वे ट्रैफिक है तो हम SSD दैट इज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को ट्वाइस से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर टू वे, अगर बोलूँ डबल लेन 2-वे ट्रैफिक तब तो SSD रहेगा, अगर बोलूँ डबल लेन 2-वे ट्रैफिक तब तो वो SSD रहेगा, लेकिन अगर मैं बोलूँ सिंगल लेन 2-वे ट्रैफिक तो SSD 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। गेटिंग? फिर आता है कि अगर सेकंड चीज आती है कि अगर अनडिवाइडेड लेन है, सेकंड चीज क्या आई? फिर से रेड पेन पकड़ लिया। अनडिवाइडेड लेन है, अगर अनडिवाइडेड लेन है, अनडिवाइडेड लेन मतलब पता है? एक मिनट यार, अनडिवाइडेड लेन क्या होती है कि अगर कोई लेन है वो डिवाइड नहीं हो रही, इसमें 2-वे ट्रैफिक चल रहा है लेकिन लेन डिवाइडेड नहीं है, तो हम ग्रेडियंट नहीं लेंगे, ग्रेडियंट कंसिडर नहीं करेंगे, ग्रेडियंट नॉट कंसिडर, ठीक है। दूसरा रिकमेंडेशन ये है। तीसरा क्या है? अगर डिवाइडेड होगा तो कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो ग्रेडियंट कंसिडर करेंगे, ग्रेडियंट मतलब थोड़ा स्लोप, तो वो क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब चौथा जो बोला है उसने, वो बोला है आपके ड्राइवर के लिए, अगर वर्टिकल कर्व होगा, अब आगे पढ़ेंगे हम ये चीज़, लेकिन मैं आपको ये चीज़ अभी पहले ही बता दूं क्योंकि ये चीज़ IRC की रिकमेंडेशन में है कि अगर वर्टिकल कर्व होगा, आगे पढ़ेंगे कर्व, टाइप ऑफ कर्व, अगर वर्टिकल कर्व होगा, अभी तो आप ये इतना समझ लो, तो जो ड्राइवर की जो आई लेवल होगा, मतलब जहाँ पे ड्राइवर चला रहा है ना, जैसे ये गाड़ी है, ये गाड़ी है और ड्राइवर यहाँ बैठा है, ठीक है, तो उसकी डिस्टेंस होगी 1.2 मीटर ग्राउंड से, है ना, जैसे ये ग्राउंड है, यहाँ से 1.2 मीटर है, अगर उसकी डिस्टेंस 1.2 मीटर है ग्राउंड से, आई डिस्टेंस, मैं एज अ ड्राइवर हूँ, अगर कार ड्राइव कर रही हूँ तो मेरी आई डिस्टेंस ग्राउंड से अगर 1.2 है, तो मेरी जो साइड डिस्टेंस होनी चाहिए, जो मैं देख रही हूँ, ठीक है, जो मैं देख रही हूँ, ऑब्स्ट्रक्शन जो जहाँ तक देख सकूँ वो होना चाहिए 0.15 मीटर, ठीक है। ये लास्ट रिकमेंडेशन है कि अगर आई लेवल, मतलब कोई भी ड्राइवर है उसका आई लेवल 1.2 मीटर पे होना चाहिए ग्राउंड से, ठीक है, और वो कितने डिस्टेंस देखना चाहिए? 0.15 मीटर की डिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शन की, अगर ऑब्स्ट्रक्शन है कोई तो वह उसे 0.15 मीटर डिस्टेंस से देख लूँ, ठीक है, ये रिकमेंडेशन है, समझ गए? तो ये सारी रिकमेंडेशन है SSD की, और SSD में इतना ही था बस। आप अगर SSD का ये अच्छे से पढ़ेंगे तो मुझे पता है कि इसमें 100% मार्क्स गेन करेंगे, ठीक है। तो आई विल वाइंड अप माय सेशन, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, फिर से SSD के क्वेश्चंस लगाना, अगर खुद से लगाना, वैसे तो मैं ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसके बाद आपको MCQ सेशन भी रखूँगी आपके लिए, उसमें मैं क्या करूँगी? क्वेश्चंस कराऊँगी सारे, इससे भी करके, पर अगर आपको खुद से ट्राई करने हैं तो करना, ठीक है, ठीक है। तो आई विल वाइंड अप माय सेशन नाउ एंड क्या कहते हैं, आज का कोड तो आपको मैं ये बताऊँगी
आज का कोड ये है कि व्हाट योर माइंड थिंक यू बिकम। ठीक है, जो तुम सोचते हो तुम बन जाते हो। ठीक है, तो ओके, आई वाइंड अप इट।